हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो नगर पालिका पार्ट बी से रिलेटेड है। और पार्ट बी के अंदर हमने क्या पढ़ा था, तो पार्ट बी के अंदर हम धारा 1 से लेके 21-20 तक जितने भी एमसीक्यू थे वो सारे सॉल्व कर चुके हैं। ऑलरेडी इसकी 2 क्लासें हो चुकी है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम धारा 21 से लेके 30 तक के जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे के सारे हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का हमारा, कि नगरपालिका का सदस्य होने के लिए अहर्ताओं का विवरण है। नगरपालिका का सदस्य होने के लिए अहर्ताओं का विवरण है। एक बात बताइए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अहर्ताओं का मतलब क्या होता है। अहर्ताओं का मतलब होता है योग्यता। क्या मतलब होता है अहर्ताओं का? मतलब होता है योग्यता। ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया था? ऑप्शन ए दिया गया था धारा 20 में, ऑप्शन बी धारा 21 में, ऑप्शन धारा 22 में और ऑप्शन धारा 23 में। देखो ऑप्शन धारा आपका ये जो ऑप्शन डी है ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि धारा 23 में क्या बता रखा है, धारा 23 के अंदर बता रखा है कि यदि कोई भी सदस्य है, यह सदस्य का कोई भी एजेंट है, यह सदस्य के द्वारा कोई भी प्राधिकृत कोई व्यक्ति है, यदि वो क्या करेगा, यदि वह चुनावों के समय में, यदि वह चुनावों के समय में क्या किया जाएगा, उसके द्वारा होर्डिंगों का यूज किया जाएगा, बैनर का यूज किया जाएगा। जब आचार संहिता लग जाएगी, जब आचार संहिता लगने के बाद में यदि वो होर्डिंग का यूज करता है, यदि वो बैनर का यूज करता है, विज्ञापनों का इनका यूज करता है, तो क्या कर दिया जाएगा, जो सदस्य है जो चुनाव लड़ने वाला है उसे 6 साल के लिए क्या कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा और उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये आपके धारा 23 के अंदर बता रखा है। तो ये तो आपके इसलिए गलत हो गया। धारा सी, आपके सॉरी ऑप्शन सी जिसके अंदर धारा 22 बता रखा है, धारा 22 में क्या है, तो धारा 22 के अंदर यह बता रखा है कि एक व्यक्ति, कोई भी सदस्य है, वो एक से अधिक वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब अगर कोई भी सदस्य है जो आपके नगर पालिका का चुनाव लड़ना चाहता है, वो केवल और केवल एक वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, एक से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता। ये धारा आपके 22 में बता रखा था, इसलिए गलत हो गया। अच्छा, धारा 20 क्यों गलत हो गया, तो धारा 20 के अंदर यह बता रखा था कि यदि कोई भी व्यक्ति जो क्या है, कि आपके जो चुनाव कंडक्ट करवाता है, जो चुनाव के अंदर जिसकी ड्यूटी होती है, यदि वो क्या करता है, यदि वो गलत आचरण करता है या भ्रष्ट आचरण करता है, तो उससे क्या कर दिया जाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये बताया गया था आपके 20 के अंदर। अच्छा, आपके ऑप्शन बचा केवल और केवल बी। अच्छा, आपके धारा 21 में क्या बताया गया है, तो धारा 21 में बताया गया है सदस्य होने के लिए अहर्ताएं। किसमें? धारा 21 के अंदर सदस्य होने के लिए अहर्ताओं का विवरण बताया गया है। नेक्स्ट देखिएगा आप, नगरपालिका का सदस्य होने के लिए निर्धारित अहर्ताएं क्या है, कि यदि कोई भी सदस्य नगरपालिका का सदस्य होने चाहता है तो उसके लिए योग्यताएं क्या है, अहर्ताएं क्या क्या है। यदि कोई व्यक्ति आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ता है, आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ता है, तो वह उसी वर्ग का होना चाहिए। देखो इस आपका ऑप्शन का समझिए। मानो कि इस बार क्या हो गया, इस बार वार्ड नंबर कोई एक है, वार्ड नंबर एक है, और वहां से सीट आई है एससी की। किसकी? एससी की कोई सीट आई है, तो वहां पर जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ना चाहता है, वो भी उसी वर्ग का होना चाहिए। वो भी किसका होना चाहिए? के एससी का होगा तो ही वहां से चुनाव लड़ सकता है। तो इसका मतलब ये तो क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 1 तो आपका करेक्ट है। उसे उसे निर्वाचक नामावली में शामिल होना चाहिए। निर्वाचक नामावली का मतलब होता है जो कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ना चाहता है, वार्ड नंबर एक से, सपोज वार्ड नंबर एक से चुनाव लड़ना चाहता है, तो वार्ड नंबर एक की मतदाता सूची के अंदर उसका क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, निर्वाचक नामावली में शामिल होना चाहिए। मतलब ये होता है, तो इसका मतलब ये भी आपका सही है। वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये ऑप्शन यहाँ पे क्या है, गलत है। क्योंकि यदि अगर आप कहाँ से, आप नगर निगम से चुनाव लड़ना चाहते हैं या आप नगर पालिका से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी आयु 25 वर्ष नहीं, कितनी होनी चाहिए आपकी, 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 तो आपका गलत हो गया। जिस परिसर में जिस परिसर में वह निवास करता है वहां कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना चाहिए। जिस परिसर में वह निवास करता है, मतलब जिस घर में रहता है, वहां पे क्या होना चाहिए, आपके शौचालय होना चाहिए और वो स्वच्छ होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपके क्या है, करेक्ट है। उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। तो मतलब उसका कोई भी फैमिली मेंबर किसमें नहीं जाना चाहिए, खुले में शौच के लिए नहीं जाना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 और 5 आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इतनी चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा,
धारा 21 के तहत वर्णित परिवार के सदस्य से अभिप्रेत है कि परिवार के सदस्य से क्या मतलब है? पत्नी, पति, पत्नी और बच्चे। ऑप्शन बी है आपका पति, पत्नी, बच्चे और साथ रहे माता पिता। पति, पत्नी, भाई बहन, माता पिता और बच्चे, पति पत्नी के सभी रक्त संबंधी। देखो ऑप्शन नंबर डी तो इसलिए गलत हो गया कि परिवार के सदस्य में ये थोड़ी है कि पति पत्नी के रक्त संबंधी जितने भी संबंधी होंगे वो परिवार में आएंगे, नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। पति पत्नी भाई और बहन, इसमें भाई और बहन दे दिया गया, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया। पति पत्नी और बच्चे, ये भी गलत है। पति पत्नी बच्चे और साथ रहे माता पिता, ये किसके अंदर आपके शामिल होते हैं? परिवार के सदस्य के अंदर शामिल माने जाते हैं, याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा, किस धारा में कुछ स्थानों पर निर्वाचन के लिए विशेष अहर्ताओं के संबंध में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन दिया गया है धारा 21 में, धारा 21 के क में, धारा 31 में और धारा 41 में। तो देखो इसमें से सही कौन सा आपके हो जाएगा? देखो धारा 21 में तो ये है नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? धारा 21 के अंदर क्या बताया गया है? धारा 21 के अंदर बताया गया है सदस्यों के लिए विशेष अहर्ताएं। क्या बताया गया है? आपके सदस्यों के लिए विशेष अहर्ताएं, सदस्यों के लिए अहर्ताएं, विशेष अहर्ता नहीं, सॉरी, अहर्ताएं। ठीक है, सदस्य के लिए अहर्ता, ये तो बताया गया है धारा 21 के ए में, तो ये तो आपका गलत हो गया। अच्छा, 21 के क में क्या बताया गया है? 21 के क में बताया गया है सदस्यों के लिए विशेष अहर्ताएं। विशेष अहर्ता किसमें बताया गया है आपके? आपका विशेष जो अहर्ता है वो बताया गया है आपके 21 के क में, विशेष अहर्ता, याद रह जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है धारा 31, तो धारा 31 किससे संबंधित है? धारा 31 संबंधित है आपके निर्वाचन याचिका से। किससे? निर्वाचन याचिका से, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। अच्छा, धारा 41 में क्या बता रखा था? धारा 41 में क्या बता रखा था? तो धारा 41 के अंदर यह बताया गया था कि धारा 39 और 40 के तहत, धारा 39 और 40 के तहत उसे क्या घोषित किया जा सकता है? निरह घोषित किया जा सकता है, निहरताएं बताई गई थी। तो ये ऑप्शन भी आपके क्या हो गया? गलत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपके क्या होगा? करेक्ट होगा। ये समझ में आई? नेक्स्ट देखिएगा आप, विशेष अहर्ता से संबंधित स्थानों का निर्धारण किया जा सकता है। जो आपके विशेष अहर्ताएं बताई गई है, विशेष अहर्ताएं किसमें बताई गई है? अभी हमने देखा विशेष अहर्ताएं बताई गई है 21 के क में, धारा 21 के क में। तो जो विशेष अहर्ताएं बताई गई है उनसे संबंधित स्थानों का, कि ये किस स्थान पर विशेष अहर्ताएं आपके लागू होगी, इसका जो आपका निर्धारण किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा, नगरीय निकाय के द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, या फिर जिला कलेक्टर के द्वारा। तो ये अहर्ताएं किसके द्वारा, अहर्ताओं से संबंधित स्थानों का जो निर्धारण किया जाता है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। ये चीज आपको समझ में आ गई? फिर नेक्स्ट देखिएगा, धारा 21 के क के तहत निर्धारित विशेष अहर्ताओं में शामिल है, कि धारा 21 के तहत जो विशेष अहर्ताएं बताई गई है उनमें से कौन सा शामिल है? तो देखिए विशेष अहर्ताओं में ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है आपका, ऑप्शन फर्स्ट 25 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में शामिल होना चाहिए। ये आपके क्या है? गलत है, क्योंकि जो वहां पे एज का क्राइटेरिया बताया गया था वो बताया गया था 21 वर्ष से 35 वर्ष। 21 वर्ष से आपके वहां पे कितना बताया गया है? 35 वर्ष। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य अहर्ताएं होनी चाहिए, तो ये तो ऑप्शन आपके क्या है? सही है। कैसे कि अन्य अहर्ताएं क्या होनी चाहिए? कि यदि आपके अनरिजर्व कैटेगरी है, जो आपके क्या है, जो आपके जनरल कैटेगरी है, अगर जनरल कैटेगरी की सीट 5 या 5 से कम है, 5 या 5 से 5 या 5 से कम है, 5 सीट है या फिर 5 से कम है, 5 या 5 से कम है, तो वहां पर ऐसी सीट कितनी होगी? वहां पर ऐसी सीट केवल और केवल एक होगी, केवल और केवल एक होगी। तो ये क्या बता रखी है? आपकी अन्य अहर्ताएं बता रखी है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर मेरा सेकंड तो सही है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा यहाँ पे क्या है? गलत है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? केवल और केवल दो यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमेशा क्या होता है? कंफ्यूजन होता है, उसको हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। देखिएगा, इसमें विशेष अहर्ताओं में क्या बता रखा है?
इसमें वह विशेष अहर्ताओं में बता रखा है कि विशेष अहर्ताओं के संबंध में बता रखा है राज्य सरकार ने कि राज्य सरकार क्या कर सकती है। वहां पे एज का क्राइटेरिया, कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पे चुनाव लड़ने के लिए आयु का जो क्राइटेरिया है, एज का जो क्राइटेरिया, वो कितना कर सकती है आपके 21 से 35। कितना कर सकती है? 21 से 35। अच्छा, एज के क्राइटेरिया के अलावा और कौन कौन से नियम बताए गए थे, अब देखिएगा। पहला नियम क्या बताया गया है? पहला नियम यह बताया गया है कि ऐसा वार्ड जहां पे जनरल की सीटें कितनी हो, 5 या 5 से कम हो, या ऐसा नगर पालिका जहां पे ऐसी सीटें क्या हो, 5 या 5 से कम हो। कैसी सीटें? अनरिजर्व के लिए, यहां पे पूरा लिख देता हूं। अनरिजर्व कैटेगरी, आपका जो जनरल कैटेगरी है, अनरिजर्व कैटेगरी है, वहां पे सीटें 5 या 5 से कम हो, 5 या 5 से कम हो, कम हो, ठीक है। तो वहां पे ऐसी सीटें, कैसी सीटें? जहां पे एज का क्राइटेरिया 21 से 35 किया जा सकता है, वैसी सीट केवल और केवल कितनी होगी? केवल एक होगी, केवल एक होगी। ये चीज समझ में आई क्या? मैं बार बार यहाँ पे हमेशा आपको कंफ्यूजन होता है कि जहां पे जनरल कैटेगरी के लिए सीटें 5 या 5 से कम है, वहां पर केवल एक सीट होगी। कौन सी केवल एक सीट? मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, चीज समझ में आ गई। दूसरी, जहां पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीटें 5 5 या 5 से 5 या 5 से ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, तो प्रत्येक 5 सीट पर क्या होगा? प्रत्येक 5 सीट पर एक सीट ऐसी होगी, क्या होगी? एक सीट ऐसी होगी, एक सीट ऐसी होगी। ये चीज समझ में आई क्या आपको? जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा, मैंने कहा कि वहां पे सीटें कितनी आ गई? 11। तो 11 प्रत्येक 5 सीट पे, तो इसमें 5 5 के कितने जोड़े बन गए? 2 जोड़े बन गए। तो वहां पे ऐसी सीट कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है। जहां पे 15 हो गए तो वहां पे ऐसी सीट कितनी हो सकती? 3। तो हर 5 सीट पर एक होगी। ये चीज समझ में आ गई। दूसरी देखना आप, तीसरा यहाँ पे क्या था कि अगर क्या हो, SC ST OBC या महिला, इनकी सीटें इनकी सीटें क्या नहीं हो सकती? 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ये चीज, कौन सी सीटें? देखो, SC ST OBC और महिला की सीटें, ऐसी कौन सी? ऐसी सीटें 21 वर्ष से 35 वर्ष तक की, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट देखिएगा, यदि SC ST OBC या महिला, या महिला, SC ST OBC या महिला, इनकी सीटें, किनकी सीटें? इनकी सीटें 3 या 3 से कम है, 3 या 3 से कम है, कम है, वहां ऐसी, वहां जहां पे मैं ऐसी बोल रहा हूं, ऐसी का मतलब क्या है? ऐसी सीट जहां पे 21 से 35 वर्ष का एज का जो क्राइटेरिया है, वो वहां 3 या 3 से कम, वहां ऐसी सीट केवल एक होगी, केवल एक होगी। ये चीज जरूर याद रखिएगा। फिर से मैं एक सेकंड में आपको समझा दूंगा, थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा। जहां पे SC ST OBC या महिलाओं की सीटें 3 या 3 से कम है, वहां केवल एक सीट ऐसी होगी जिस पर एज का क्राइटेरिया कितना होगा? 21 से 35 होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, SC ST OBC और महिला की सीटें 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। कैसी सीटें 2 से ज्यादा नहीं हो सकती? जहां पे एज का क्राइटेरिया 21 से 35 वर्ष का है। ये चीज समझ में आ गई। अनरिजर्व कैटेगरी की सीट जहां पे 5 या 5 से कम है, वहां केवल एक ऐसी सीट होगी, ऐसी का मतलब 21 से 35 वाली। और जहां पर अनरिजर्व कैटेगरी का जो क्राइटेरिया वहां पे है, 5 या 5 से सीटें ज्यादा होगी, वहां पे प्रत्येक 5 सीट पर एक सीट यहाँ पे ऐसी होगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 21 के अंदर देखिएगा, धारा 21 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि धारा 21 के तहत विशेष प्रयोजनों हेतु राज्य सरकार द्वारा स्थान निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। आरक्षित स्थानों में 4 से अधिक स्थान इस धारा के अधीन निर्धारित नहीं किए जा सकते। ये ऑप्शन आपके गलत है, अभी मैंने समझाया। आरक्षित स्थानों की संख्या 3 या इससे कम हो, तब केवल एक ही स्थान इस प्रयोजन हेतु निर्धारित किया जा सकता है। बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। अनारक्षित स्थानों की संख्या 5 या 5 से कम हो, तो केवल एक सीट इस स्थान हेतु प्रयोजन हेतु निर्धारित किए जा सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है।
अनारक्षित सीट स्थानों की संख्या 5 या 5 से अधिक हो, प्रत्येक 5 स्थानों पर दो स्थान नहीं, केवल और केवल एक स्थान इस धारा के तहत निर्धारित किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन आपके क्या है, गलत। तो कौन सा सही हो जाएगा, केवल और केवल 2 और 3 यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो इसके लिए अलग से मैं 5-10 मिनट की क्लास लेके इसको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, धारा 22 का संबंध है। धारा 22 का संबंध किससे है, एक से अधिक वार्डों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध से है, कुछ स्थानों पर विशेष प्रयोजन हेतु निर्धारण करने से है, सदस्यों की निर्भरताओं से है, या मतदान के अधिकार से है। देखो मतदान का अधिकार, जो मतदान का अधिकार है वो तो किस में बताया गया है, वो बताया गया है धारा 25 के अंदर। धारा 25 के अंदर बताया गया है मतदान का अधिकार, और 26 के अंदर बताया गया है मतदान की रीति। तो ये ऑप्शन तो आपके होगा नहीं। सदस्यों की निर्भरताएं किसके अंदर बताई गई है, सदस्यों की निर्भरताएं बताई गई है वो आपके बताई गई है धारा 24 के अंदर। किसके अंदर बताई गई है, धारा 24 के अंदर। तो ये भी नहीं होगा। कुछ स्थानों का विशेष प्रयोजन हेतु निर्धारण से यह बताया गया है धारा आपके 21 के कै में, 21 के कै में ये बताया गया है, तो ये भी आपके नहीं होगा। एक से अधिक वार्डों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध से है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। धारा 22 के अंदर क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति केवल एक वार्ड से ही चुनाव लड़ सकता है। चीज याद रह जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा आप, वार्ड चुनावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक व्यक्ति एक से अधिक वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, नहीं, ये क्या है आपके गलत है। एक व्यक्ति केवल एक एक वार्ड से आपके चुनाव लड़ सकता है। यदि वह दोनों वार्ड से विजयी होता है तो उसे एक से तुरंत त्याग पत्र देना होगा, ये भी आपके क्या है, गलत है। क्योंकि एक व्यक्ति एक से अधिक वार्ड से चुनाव लड़ ही नहीं सकता, तो फिर वो त्याग पत्र क्या देगा, क्या विजय होगा। मतलब कहने का मतलब है एक व्यक्ति जब एक से अधिक वार्ड से चुनाव ही नहीं लड़ सकता, एक से अधिक वार्ड से चुनाव ही नहीं लड़ सकता, तो फिर वो क्या करेगा, विजयी कैसे होगा। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत है, तो ऑप्शन आपके डी यहाँ पे सही होगा। आपके क्या होगा यहाँ पे, इनमें से कोई भी आपके सत्य नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, एक से अधिक वार्ड से यदि नामांकन दाखिल कर दिया गया है तो, एक ऑप्शन देखिएगा, एकाधिक नामांकन की स्थिति में समस्त नामांकन स्वतः ही रद्द हो जाएंगे। मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक जगह से अपना नामांकन देता है तो उसके समस्त नामांकन क्या हो जाएंगे, स्वतः ही क्या हो जाएंगे, आपके रद्द हो जाएंगे। तो इनमें से कौन सा आपका, फिर नेक्स्ट देखिएगा, उम्मीदवारी वापस लेने की इस तिथि के शाम 3 बजे से किसी एक को छोड़कर शेष सभी वार्डों से नामांकन को वापस लेना होगा। यह तो आपके ऑप्शन क्या है, सही है आपका, ठीक है। यदि नामांकन वापस नहीं लिया जाता तो माना जाएगा कि सभी स्थानों से नामांकन वापस ले लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी यहाँ पे सही है। एकाधिक नामांकन की स्थिति में समस्त नामांकन स्वतः ही रद्द हो जाएंगे, ये आपका क्या है, गलत। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपके करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख में वाहनों, लाउड स्पीकर का उपयोग करने, होर्डिंग, बैनर आदि के प्रदर्शन पर युक्त निर्बंधन लगाने की राज्य निर्वाचन आयोग को शक्ति प्राप्त होती है। धारा 21 में, धारा 31 में, धारा 23 में, या धारा 33 में। तो देखो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि धारा 21 में तो क्या बता रखी है, सदस्यों की अहर्ताएं बता रखी है, सदस्यों की अहर्ता बता रखी है, इसमें अहर्ता बता रखी है, मतलब योग्यता बता रखी है, तो ये तो इसलिए आपका गलत हो गया। अच्छा, बी किस लिए गलत हो गया, ऑप्शन बी आपका इसलिए गलत है क्योंकि 31 के अंदर आपकी क्या बता रखी है, निर्वाचन याचिका, निर्वाचन याचिका आपका यहाँ पे बता रखी है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। अच्छा, धारा 23 में, तो धारा 23 में क्या बता रखा है और धारा 33 में क्या बता रखा है। तो देखो धारा 33 में यह बता रखा है कि यदि एक साथ 2/3 सदस्यों को, यदि 2/3 सदस्य या फिर संपूर्ण सदस्य, ये सारे सदस्य, यदि सदस्य सारे सदस्य का निर्वाचन, सभी सदस्यों का निर्वाचन, या फिर 2/3 सदस्यों का जो निर्वाचन है, जो उनका चुनाव हुआ है,
उसको क्या घोषित कर दिया जाए, शून्य घोषित कर दिया जाए, गलत घोषित कर दिया जाए, तो नगर पालिका का विघटन हो जाएगा। ये बता रखा था धारा 23 के अंदर, तो 33 के अंदर सॉरी। तो ये तो गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा आपके, कौन सा, धारा 23। और धारा 23 में ये बता रखा है कि कोई भी मानो, कोई भी व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा है, या तो उसका कोई सगा संबंधी, या उसका कोई एजेंट, या उस कोई ऐसा व्यक्ति जिसको उसने अधिकार दे रखे हैं, यदि वो अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से अगर वाहनों का, लाउड स्पीकर का, इनका यूज करता है, तो फिर राज्य निर्वाचन आयोग क्या उसको, राज्य निर्वाचन आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि उसे 6 साल तक के लिए उसे क्या कर दिया जाता है, बैन कर दिया जाता है, और 5,000 रुपए का उसपे जुर्माना लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, धारा 23 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लगाए गए युक्ति युक्त निबंधनों के उल्लंघन पर निर्धारित दंड है। इनमें से कौन सा दंड है? पांच ऑप्शन है, 2,000 रुपए का जुर्माना, या 1 वर्ष के लिए नगर पालिका चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, ये तो गलत है। 5,000 रुपए का जुर्माना, या 6 वर्ष के लिए नगर पालिका चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध, तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 5,000 रुपए का जुर्माना या 3 माह का कारावास, ये भी गलत है। और 2,000 रुपए का जुर्माना और 3 माह का कारावास, ये भी गलत है। देखो, अगर आपके पास में नई अपडेटेड बुक है तो सही है, अदरवाइज उसमें जुर्माना कितना लिख रखा है, जुर्माना 2,000 रुपए लिख रखा है, वो गलत है। इसे क्या कर दिया गया था, संशोधन कर दिया गया था, और जुर्माने को 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, किस धारा में सदस्यों के लिए साधारण निहरताएं बताई गई है? धारा 24 में, 34 में, 44 में, या 54 में? तो देखो, सदस्यों के लिए निहरताओं का जो वर्णन किया गया था, निहरताएं किसके अंदर बताई गई है? 24 के अंदर। देखो, सदस्यों के लिए निहरताएं तो बताई गई है किसमें? 24 में। और सदस्यों के लिए जो अहर्ताएं बताई गई है, अहर्ताएं बताई गई है, वो धारा 21 के अंदर उसका वर्णन है। ये चीज याद रह जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 24 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये चीज याद रह जाएगी, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए। आप जब ये पढ़ोगे, धारा 44 पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंधी नियम संबंधी बताए गए हैं। तो ये तो आपके धारा 44 तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। और धारा 54 के अंदर क्या बताई गई है, वार्ड समितियों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है धारा 54 के अंदर, ये इसलिए गलत हो जाएगा। तो धारा आपके रही बता यहाँ पे 24, तो 24 के अंदर बताए गए हैं कि अंतिम आदेशों की विनिश्चितता का वर्णन किया गया है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, आपका क्या बताया गया है, धारा 24 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, सदस्यों के लिए साधारण निहरताओं में शामिल है, सदस्यों के लिए साधारण निहरताओं में क्या शामिल है? दोष संबंधी अपराधी, सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण का दोषी, 2 वर्ष या अधिक के दंड हेतु विचाराधीन व्यक्ति, ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि साधारण निहरताओं के अंदर बताया गया है कि 5 वर्ष या 5 से अधिक वर्ष के लिए कोई व्यक्ति जिस पर केस चल रहा है, और केस कैसा चल रहा है, उस केस के अंदर निश्चित है कि उसको सजा क्या होगी, 6 महीने से अधिक की सजा होगी, तो फिर क्या कर दिया जाता है, उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये उसके लिए क्या है, निहरता है, उस सदस्य के लिए निहरता है। ये चीज याद रह जाएगी। तो यहाँ पे 2 वर्ष नहीं होगा, 5 वर्ष होगा, तो ये ऑप्शन तो आपके गलत है। औचार या भ्रष्टाचार के कारण सेवा से पद मुक्त व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके सही है, 2 सही है, और 4 सही है। तो इनमें से सत्य कथन देखना था, तो कौन सा हो जाएगा आपका, 1, 2, 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सदस्यों के लिए साधारण निहरताओं में शामिल है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के तहत दोषी। ठीक है, सत्य कथन देखना, तो ये तो सही है। आईपीसी की धारा 110 और 117, 110 और 117 के अंदर बता रखा है, 110 के अंदर तो बता रखा है कि किसी व्यक्ति को आप क्या कर दो, भड़का दो, किसी व्यक्ति को भड़का दो कि सामने वाले का क्या करे, वो अहित वगैरह करे, ऐसे इसमें अंदर बताई गई है। ठीक है, तो ये भी सही है आपका। लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति यदि उसके 2 से अधिक संतानें हो, ठीक है, तो इनमें से कौन सा सत्य कथन है, इनमें से कौन सा सत्य कथन है? तो निहरताओं में ये भी कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करने वाला है तो वो भी निरह है, और यदि उसके 2 से अधिक संतानें हैं तो भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ऑप्शन इसमें सारे ही करेक्ट हैं, सभी कथन आपके क्या हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सदस्यों के लिए साधारण निहरताओं में शामिल 2 से अधिक संतान संबंधी निहरताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए,
यह 27 नवंबर 1995 के बाद में जन्मी संतानों के संदर्भ में है। निहरताओं का मतलब होता है डिस्क्वालिफिकेशन योग्यता। यदि किसी कोई कैंडिडेट है जो चुनाव लड़ना चाहता है, उसके 27 नवंबर 1995 के बाद में उसकी जो संतानें जन्मी है वो दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो ये तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है। एकल प्रसव में जन्मी संतानों की किसी भी संख्या को एक ही माना जाएगा। माना कि एक बार आपके क्या हुआ, प्रसव हुआ, मतलब किसी के बच्चे हुए और एक साथ उसके जुड़वा दो बच्चे हो गए या तीन बच्चे हो गए, तो उनको तीन नहीं माना जाएगा, उनको एक ही माना जाएगा। तो ये भी सत्य है। किसी को गोद या दत्तक दिए जाने पर संतानों की संख्या कम नहीं मानी जाएगी। मानो कि कोई ए नाम का सरपंच है, उनके बच्चे हैं तीन, और वो सोचे कि मैं एक बच्चे को मेरे बड़े भाई को क्या दे दूंगा, गोद दे दूंगा, तो उसके बाद में मेरे क्या दो बच्चे माने जाएंगे? नहीं। अगर आप किसी को क्या कर देते हो, किसी को गोद भी दे देते हो, तो भी आपके बच्चों की काउंटिंग तो होगी ही होगी। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन, ये भी क्या है आपका, सही है। पूर्व प्रसव से जन्मी दिव्यांगता से ग्रस्त संतान को नहीं गिना जाएगा। मानो कि एक व्यक्ति है जिसके तीन बच्चे हैं, पर उसका जो पहला बच्चा था या दूसरा बच्चा था, वो क्या हो गया, वो क्या है आपके दिव्यांग है। क्या है? दिव्यांग है, हैंडीकैप्ड है, उसके आंख नहीं है, उसके पैर नहीं है, या वो फिर क्या है, विकचित है। तो फिर उस बच्चे की काउंटिंग उसमें अंदर नहीं की जाएगी, फिर उसके केवल दो ही बच्चे गिने जाएंगे। तो ये भी ऑप्शन क्या है आपके, सही है। तो सभी कथन इसके अंदर क्या है, सत्य है। नेक्स्ट देखिएगा आप। निहरताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निहरता सजा की कालावधि के बाद में जारी नहीं रहेगी। बिल्कुल सही है। माना कि अगर आपको क्या कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और डिस्क्वालीफाई कितने साल के लिए हो गया? आप 6 साल के लिए। जैसे ही आपने सजा कंप्लीट की, सजा कंप्लीट की, तो उसके बाद में निहरताएं लागू नहीं होगी, फिर आप चुनाव आप लड़ सकते हो। तो ऑप्शन नंबर एक तो आपका यहाँ पे सही है। नगर पालिका के साथ में कोई संविदा या कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी का कर्मचारी कर्मचारी निहर्तित नहीं होगा। बिल्कुल सही है। यदि कोई कंपनी ने नगर पालिका के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो उसका कर्मचारी फिर डिस्क्वालीफाई नहीं होगा चुनाव लड़ने के लिए। तो ये ऑप्शन तो आपके क्या है, आपका गलत है, नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, निहर्तित नहीं होगा, याद रह जाएगा। नगर पालिका के डिबेंचर मतलब ऋण पत्र धारण करने वाला व्यक्ति निहर्तित नहीं होगा, ये भी आपका क्या है, सही है। तो केवल और केवल आपका ऑप्शन नंबर एक और तीन यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ये चीज आपकी सही है। नेक्स्ट देखिएगा। मतदान का अधिकार किस धारा के तहत प्रदान किया गया है? तो मतदान का अधिकार धारा 24 में, धारा 25 में, धारा 26 में, धारा 35 के अंदर। तो ये किसके अंदर बताया गया है, मतदान का अधिकार? तो मतदान का जो अधिकार है वो किसके अंदर बताया गया है आपको, धारा 24 के अंदर, धारा 25 के अंदर, सॉरी। मतदान का अधिकार किसके अंदर बताया गया है, धारा 25 के अंदर। अच्छा, धारा 24 के अंदर तो क्या बताया गया था, सदस्यों की निहरताएं, सदस्यों की निहरताएं, निहरताएं, ये चीज याद रह जाएगी। धारा 35 के अंदर भी क्या बता रखा है, धारा 35 के अंदर भी बता रखा है निहरताएं, सामान्य निहरताएं। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये भी गलत है। धारा 26 के अंदर क्या बता रखा है, धारा 26 के अंदर मतदान की रीति बता रखी है कि मतदान किस प्रकार किया जाएगा, मतदान किस प्रकार किया जाएगा, ये बताया गया है धारा आपके 26 के अंदर। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मतदान का, देखो मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूं, मतदान का अधिकार, मतदान का अधिकार, तो मतदान का अधिकार तो कहाँ पे बताया गया है, मतदान का अधिकार तो बताया गया है बी में। और अब मतदान की जो रीति, मतदान मतदान की जो रीति है, मतदान की जो रीति है वो किसके अंदर बताई गई है, आपके सी के अंदर बताई गई है। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। मतदान के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यक्ति का मतदान का अधिकार धारण करता है। ठीक है। वार्ड की निर्वाचक नामावली में मतलब अगर आपका नाम वार्ड की वोटर लिस्ट में है, तो वो प्रत्येक व्यक्ति मतदान का अधिकार रखता है। बिल्कुल सही है। माना कि आपका नाम उस वोटर लिस्ट के अंदर है, किसके अंदर है, आपके वोटर लिस्ट के अंदर है, तो आपको मतदान का अधिकार है। बिल्कुल सही है। तो ये सत्य कथन है। धारा 24 के तहत निहर्तित, धारा 24 के तहत, धारा 24 के तहत निहर्तित व्यक्ति मत नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता है।
तो ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है कि अगर कोई व्यक्ति धारा 24 के अंदर क्या दे रखा था, धारा 24 के अंदर क्या दे रखा था, निर्वाचक नामावली की निहरताएं, कि मतलब वोटर लिस्ट के अंदर अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो डिस्क्वालीफाई होगा, निहरताएं बता रखी थी धारा 24 के अंदर। बिल्कुल सही है कि अगर उसके अंदर निहरताओं के अंदर यदि आपका नाम है तो आप डिस्क्वालीफाई हो, आप मतदान नहीं दे सकते। एकाधिक वार्ड में या एकाधिक मत नहीं दिया जा सकता, बिल्कुल सही है, एक से अधिक वार्ड के अंदर आपका क्या नहीं दिया जा सकता, मत नहीं दिया जा सकता। तो इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, तो इसमें सारे के सारे कथन क्या है आपके, सत्य है। नेक्स्ट देखिएगा, मतदान के अधिकार के संदर्भ में, मतदान के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कोई मतदाता एकाधिक वार्ड का मतलब होता है एक से अधिक वार्ड में या एकाधिक मत देता है तो प्रथम मत के बाद में सारे मत रद्द हो जाएंगे, नहीं। यदि कोई व्यक्ति एक वार्ड से अधिक वार्ड के अंदर सॉरी आपके वोट देता है या मतदान करता है तो उसके सारे के सारे मत क्या हो जाएंगे, सारे के सारे मत शून्य हो जाएंगे, एक भी मत उसका सही नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो गलत है। यदि कोई व्यक्ति दंडादेश के अधीन जेल में बंद है या विधिवत पुलिस कस्टडी में है तो वह मत नहीं दे सकता, बिल्कुल सही है। यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद है, ठीक है, पुलिस की कस्टडी में है, ठीक है, लीगली पुलिस की कस्टडी में है तो मत नहीं दे सकता, बिल्कुल ये करेक्ट है। निवारक निरोध कानूनों के अधीन निरुद्ध गिरफ्तार व्यक्ति मत देने का अधिकारी नहीं होगा, ये गलत है। ये क्या है, निवारक निरोध के कानूनों के अधीन निरुद्ध गिरफ्तार व्यक्ति मत देने का अधिकारी नहीं होगा, ये आपके क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर एक और आपके क्या हो जाएगा, तीन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैं समझा देता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को क्या कर रखा है, निर्वारक निरोध के कानूनों के तहत उसे क्या कर रखा है, आपके गिरफ्तार कर रखा है, तो वो मत देने का अधिकारी होगा। मतलब किसी व्यक्ति को डिटेंड कर रखा है तो वो क्या कर सकता है, आपके मत दे सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको असत्य देखना था, तो एक और तीन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन में मत देने की रीति का उपबंध किया गया है। अभी हमने पढ़ा था कि आपके कौन सी धारा, धारा 26 के अंदर ये बताया गया है, ये चीज आपको याद रह जाएगी। धारा 36 के अंदर क्या बताया गया है, तो धारा 36 के अंदर बताया गया है कि आपकी निहरताओं को कमी की जा सकती है। क्या की जा सकती है, निरर्थताओं के अंदर कमी की जा सकती है, यह बताया गया है धारा 36 के अंदर, तो ये इसलिए गलत हो गया। अच्छा, धारा 25 के अंदर क्या बता रखा था, तो धारा 25 के अंदर मतदान का अधिकार बताया गया था, इसलिए ये क्या है, गलत हो जाएगा। धारा 24 के अंदर क्या बताया गया था, धारा 24 के अंदर सदस्यों की निहरताएं बताई गई थी, सदस्यों की अयोग्यता बताई गई थी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका निर्वाचन में निम्न में से किस रीति से मतदान किया जा सकता है, मतपत्र या मशीन के माध्यम से, प्रॉक्सी के माध्यम से, डाक के द्वारा, उपरोक्त में सभी के द्वारा। तो देखो, डाक के द्वारा मतदान नहीं किया जा सकता। प्रॉक्सी का मतलब होता है आपकी जगह आपके द्वारा कोई दूसरा व्यक्ति मत थोड़ी दे सकता है, नहीं दे सकता। तो अगर आपकी जगह आपके आपके अलावा आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति यदि मत देने गया है तो उसे कहा जाता है प्रॉक्सी। तो प्रॉक्सी के द्वारा आप मत नहीं दे सकते, तो ये दोनों गलत है। तो इसका मतलब उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नगर पालिका में किसी सदस्य की आकस्मिक होने वाली रिक्तियों की स्थिति में उपचुनाव के माध्यम से पूर्ति किए जाने के संबंधित धारा है, तो वो कौन सी है, धारा 27 है। अच्छा, धारा 57 के अंदर क्या, आपके धारा 17 के अंदर क्या बता रखा है, धारा 17 के अंदर बता रखा है आपके जिला निर्वाचन अधिकारी, क्या बता रखा है, जिला निर्वाचन अधिकारी। ये किसके अंदर बताया गया है, ये बताया गया है आपके धारा 17 के अंदर, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये तो आपके गलत हो गया। धारा 26 के अंदर क्या बता रखा था, धारा 26 के अंदर मतदान की रीति बता रखी थी, मतदान की रीति बता रखी थी, ये इसलिए गलत हो गया। ठीक है, एक बचा आपके धारा 27 के अंदर। ठीक है, 27 में क्या बता रखा है, धारा 27 के अंदर कि यदि किसी की सीट एकदम से खाली हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, या किसी ने त्याग पत्र दे दिया तो उसकी सीट खाली हो गई, तो फिर उसकी उस स्थिति में क्या करवाना पड़ेगा, आपके उपचुनाव करवाना पड़ेगा, ये धारा 27 के अंदर बता रखा है। नेक्स्ट देखिएगा,
निर्वाचन अपराधों से संबंधित धारा है, निर्वाचन अपराधों से संबंधित धारा 28 है, 29 है, 48 है या 27 है। तो देखो 27 तो आकस्मिक रीतियों से, आकस्मिक स्थिति के अंदर यदि कोई आपकी सीट खाली हो जाए तो वहां पे फिर क्या करवाए जाएंगे, उपचुनाव करवाए जाएंगे, ये धारा 27 के अंदर बता रखा है। ठीक है, ये तो किसके अंदर बता रखा है, 27 के अंदर। अच्छा 48 आपके गलत है, यहाँ पे क्या बता रखा है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित बता रखा है। ठीक है, तो ये आपके गलत हो जाएगा। अच्छा धारा 28 के अंदर क्या बता रखा है, धारा 29 के देख लीजिएगा, 29 के अंदर बता रखा है आपके भ्रष्ट आचरण, क्या बता रखा है, आपके भ्रष्ट आचरण। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, आपके एक बचा है केवल और केवल क्या, धारा 28, और धारा 28 के अंदर बता रखा है आपके निर्वाचन अपराध। फिर देखिएगा, धारा 28 में उल्लेखित निर्वाचन अपराधों में शामिल है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में शामिल अपराध, नामांकन पत्र में, शपथ पत्र में मिथ्या सूचना देना या सूचना छुपाना, महिला घरेलू हिंसा का दोषी या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त इसमें से क्या हो जाएगा, सभी। भाई निर्वाचन अपराध में क्या है, यदि कोई व्यक्ति घरेलू हिंसा कर रहा है, महिलाओं पे हाथ उठा रहा है, तो वे भी मतलब क्या है, निर्वाचन अपराध कर रहा है वो। नामांकन पत्र, जब वो अपना नाम देना चाहता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, नामांकन पत्र में शपथ, जब शपथ पत्र के अंदर वो मिथ्या घोषणा कर देता है, तो भी वो निर्वाचन अपराध है। ठीक है, याद रह जाएगा, उपयुक्त सभी इसके अंदर सही होंगे। नेक्स्ट, निर्वाचनों में भ्रष्ट आचरण से संबंधित धारा है, भ्रष्ट आचरण से संबंधित कौन सी है, 29, 30, 28 या 27। देखो 28 के अंदर हमने अभी पढ़ा था, क्या था इसके अंदर, आपके निर्वाचन अपराध। 28 के अंदर क्या है, निर्वाचन अपराध, तो ये तो इसलिए गलत हो गया। अच्छा 27 के अंदर क्या बता रखा है, तो 27 के अंदर आकस्मिक रीतियों से, आकस्मिक स्थिति के अंदर यदि कोई सीट वैकेंट हो जाती है तो वहां पे उपचुनाव करवाया जाएगा, ये बताया गया था। अच्छा धारा 30 के अंदर सिविल अधिकारी, मतलब ऐसे केस क्या हो जाएंगे, सिविल न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित बता रखा था आपके, तो ये 30 बता रखा था, केवल और केवल बचा आपके कौन सा, 29, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निर्वाचन के, निर्वाचन के प्रयोजनार्थ भ्रष्ट आचरण समझा जाएगा, कि निर्वाचन के प्रयोजनार्थ भ्रष्ट आचरण किसको समझा जाएगा, तो निर्वाचन प्रत्याशी बनने या नहीं बनने या नामांकन वापस लेने के लिए तैयार करना, निर्वाचन को मत देने या न देने के लिए तैयार करना, निर्वाचन के अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करना, सामाजिक या जातीय धार्मिक बहिष्कार या धमकी या देवीय प्रकोप की धमकी देना। देखो मैं समझाता हूँ, भ्रष्ट आचरण का मतलब होता है गलत आचरण। अब आप चुनाव लड़ना चाह रहे हो और चुनाव के अंदर यदि आपने अपने सामने वाले व्यक्ति को क्या कहा कि तू तेरा नामांकन वापस ले ले, नामांकन वापस ले ले, ये गलत आचरण है या नहीं, तो आप कहोगे सही, तो इसका मतलब ऑप्शन एक तो सही हो गया। निर्वाचक को मत देने या ना देने के लिए तैयार करना, आपने सामने वाले वोटर को धमका के कह दिया कि या तो वोट ही मत दे या फिर दे तो मुझे दे, तो ये भी भ्रष्ट आचरण है आपका, इसलिए ये भी सही है। निर्वाचन के अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में हस्तक्षेप करना, यदि कोई वोटर अपना वोट किसी को भी देना चाहता है, मन मर्जी के हिसाब से देना चाहता है, वो स्वतंत्र है, उसके अंदर आप हस्तक्षेप कर रहे हो, तो ये भी तो निर्वाचन अपराध है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो गया। यदि आपने किसी को धार्मिक आधार पर कि मैं हिंदू हूं तुम भी हिंदू हो, या मैं मुस्लिम हूं तुम भी मुस्लिम हो, तो मुझे ही वोट दो, ये भी गलत है। जाति के आधार पे कि मैं चौधरी हूं या मैं जाट हूं या मैं राजपूत हूं, तो अपनी जाति वाले व्यक्ति को क्या कि केवल और केवल मुझे वोट दे, या मैं तुम्हें तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार कर दूंगा, धार्मिक बहिष्कार कर दूंगा, ये भी क्या है, निर्वाचन अपराध है, ये भी यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये निर्वाचन भ्रष्ट आचरण के तहत इनको समझा जाएगा, तो सभी कथन आपके क्या हैं, सत्य हैं। नेक्स्ट देखिएगा, निर्वाचन के प्रयोजनार्थ भ्रष्ट आचरण समझा जाएगा लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन देना। ठीक है, तो ये गलत है। मानो लोक नीति की घोषणा कि मैं अगर चुनाव जीत जाता हूं तो मैं सबके लिए अच्छा करूंगा, स्कूल्स बनाऊंगा, ये कराऊंगा, तो ये आपने क्या की है, लोक नीति की घोषणा की है, तो इसके अंदर ये आपका क्या है, भ्रष्ट आचरण में समझा नहीं जाता। धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर मत देने या न देने की अपील करना, ये आपका क्या है, भ्रष्ट आचरण है, ये तो सत्य है। राष्ट्र प्रतीकों का प्रयोग करना,
ये भी आपका सत्य है। मतदान स्थान तक ले जाने के लिए वाहन किराए पर लेकर भेजना, ये भी आपका क्या है, भ्रष्ट आचरण। यानी कि कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, जैसे मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आप मेरे वोटर हैं, आपको ले जाने के लिए, लाने ले जाने के लिए यदि मैं अपना वाहन यूज कर रहा हूं, तो ये भी क्या है, भ्रष्ट आचरण के अंदर गिना जाता है। या मैं चुनाव लड़ते समय आपके राष्ट्र प्रतीकों का यूज कर रहा हूं, तिरंगा दिखाकर आपको उसकी कसम दे रहा हूं कि मुझे ही वोट देना, तो ये भी क्या है, भ्रष्ट आचरण है। तो ये सारे के सारे आपके भ्रष्ट आचरण में आते हैं। ऑप्शन नंबर 2, 3 यहाँ पे, 2, 3 और 4 यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। धारा 29 के अंतर्गत वर्णित पारितोषण, पारितोषण है, पारितोषण में शामिल है धनीय पारितोषण या धन के रूप में प्राक्कलीय पारितोषण, ये भी सही है। मनोरंजन के माध्यम, क्या माधन नहीं है, माध्यम है, माध्यम या इनाम, ठीक है, ये भी क्या है, आपके भ्रष्ट आचरण के अंदर आते हैं। सद्भावना के उपगत व्ययों का मनन, ये भी क्या है, सद्भावना पूर्वक उपगत व्ययों का मनन, ये इसके अंदर शामिल नहीं होता। ऑप्शन नंबर केवल 1 और 2 आपके क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, निर्वाचक संबंधी मामलों में सिविल न्यायालय की आधिकारिक संबंधित, इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है, धारा 30 में, 31 में, 32 में या 29 का, तो इसका उल्लेख किया गया है आपका 30 के अंदर। बी के अंदर क्यों नहीं होगा सही, क्योंकि यह निर्वाचन याचिका से संबंधित है। किससे है, आपके निर्वाचन याचिका से संबंधित है आपके, तो ये इसलिए नहीं होगा। 32 के अंदर क्या बता रखा है, 32 के अंदर बता रखा है कि अगर आपका जिला न्यायाधीश ने, आपने निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की, निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करने के बाद में जिला न्यायाधीश जो आपका है, डिस्ट्रिक्ट जज है, उसने अपना कोई वर्डिक्ट दिया, मानो कि उसने अपना निर्णय दिया, और वो निर्णय के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट के अंदर गए, ये बता रखा है आपके 32 के अंदर, ये भी गलत है। और ये 29 के अंदर बता रखा है आपके भ्रष्ट आचरण, क्या आपका भ्रष्ट आचरण बता रखा है, तो ये भी आपके क्या है, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन केवल और केवल आपका यहाँ पे ए सही होगा। धारा 30 के अंदर सिविल न्यायालय की अधिकारिता से संबंधित का उल्लेख कर रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, यहाँ पे गलत है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।